वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है गुफरान खान साहब के साथ, जो एक बहुत ही पावरफुल रोल परफॉर्म कर रहे हैं एक डेनिम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके अलावा इन्होंने ऑलरेडी काम किया है स्टील मैन्युफैक्चरिंग और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल एंड होम टेक्सटाइल जैसी कंपनियों में काम किया। उन्होंने एचआर में ऑपरेशन से लेकर स्ट्रैटेजी पूरा अपने हाथों से काम किया है, और इन्होंने रिसेंटली पीजीडी का प्रोग्राम कंप्लीट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इतने इंस्पायर्ड है, इतनी बड़ी जबरदस्त पावरफुल केस स्टडीज का रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप ये रेफरेंस थोड़े से भी अप्लाई करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपकी एचआर की बेसिक प्रैक्टिसेस ना सिर्फ बेहतर होंगी बल्कि वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। आइए जी बात करते हैं गुफरान साहब के साथ एक मजीद क्वेश्चन पे, जिसका ताल्लुक थोड़ा सा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये नौकरी है, इनका सवाल का जवाब होगा। सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, from HR's perspective, what do you think is the impact in the long run of ethical values like respect, trust, commitment, or the hostile or toxic environment on the recruitment selection practices? ये सारी जो चीजें एक सवाल में हमने आपसे पूछी है, मैं चाहता हूं एक एक वर्ड को आप पिक करें, उस एक एक वर्ड पे रोशनी डालें और इसको जोड़ दें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस एंड methodology के अगेंस्ट। ओवर टू यू सर। यस रंजीत, जैसा कि आपने कहा कि रिस्पेक्ट, वैल्यू, ट्रस्ट, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहले एचआर में लोग काम करते थे और रिक्रूटमेंट होती थी, वो ट्रेडिशनल था। अब जो है डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, तो अब लोग सोचते हैं, कैंडिडेट सोचते हैं कि उस कंपनी का एनवायरनमेंट पता नहीं कैसा होगा, कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, पता नहीं एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, फिर ऐसी सैलरी का क्या फ़ायदा। बिल्कुल ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट का प्रोवाइड करना ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं एंग्रो फूड की एग्जांपल दूंगा। एंग्रो फूड को कहा जाता है कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो एंग्रो फूड में एक फैसिलिटी है, बेनिफिट है कि अनलिमिटेड लीव्स हैं। अनलिमिटेड लीव्स पूरे ग्रुप में। ओके। पूरे ग्रुप में अनलिमिटेड लीव्स है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 20 AL होंगी, 10 SL होंगी या स्केड्यूल। अनलिमिटेड। ये कहाँ से आई है? ये कहाँ से ड्राइव हुई है? एब्सोल्युटली। दिस इज अ ट्रस्ट। दिस इज ट्रस्ट कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय पे ऐसा ट्रस्ट कर रहा है, और एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो यार ये कह रहा है कि मैं आज नहीं आऊँगा, तो वाकई में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो ये कहाँ से ड्राइव हुआ इस कंपनी में? ट्रस्ट। तो ये जब लीडर्स जब इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, तो ये लीडर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और वो फिर वैल्यू से कनेक्ट हो रही होती है। एब्सोल्युटली। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो ट्रस्ट का जो लेवल है, हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हर जगह में कंपनी में आधे लोग काम कर रहे होंगे। तो मैंने तो देखा है कि लोग अभी भी सैटरडे ऑन रखते हैं। मैंने अभी भी देखा है लोग सैटरडे को हाफ डे करते हैं। तो आप तो कह रहे हैं अनलिमिटेड छुट्टियां। व्हाट इज, आप क्या समझते हैं पॉसिबल है इतना? चलो एंग्रो ने तो कर लिया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ट्रस्ट की कमी है या लीडरशिप इश्यूज है? दोनों की कमी है। ये इनिशिएटिव फ्रॉम द लीडरशिप। अगर लीडर ही परफॉर्म करके दिखा देगा और एग्जाम्पल बन जाएगी वर्क प्लेस पे, तो एम्प्लॉय क्यों नहीं करेगा? मुझे एक बहुत अच्छी केस स्टडी याद आ गई जो मैंने IBA में पढ़ी थी। नासा का नाम आपने सुना होगा। तो नासा में एक रूम में मीटिंग हो रही थी। मीटिंग जैसी ही ख़त्म हुई तो एक एम्प्लॉय गोरा बाहर निकला, तो उसने देखा कि एक स्वीपर जो है वो मॉप लगा रहा है। तो उसने पूछा, तुम यहाँ पे क्या काम करते हो इस डिपार्टमेंट में? तो उसने कहा कि मैं चांद पर भेजने के लिए, लोगों को चांद पर भेजने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूट आपने अपनी कंट्रीब्यूशन या मतलब लोगों को चांद पे भेजने के लिए उनके लिए सफाई सुथराई करो, इस तरह का कोई डायलॉग था। कंट्रीब्यूट। तो ये एक स्वीपर कह रहा है। yes. ये कहाँ से आई है? ये बिल्कुल ऑफ कोर्स लीडरशिप से आई। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कैरिज्मा क्रिएट किया हो। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो भी बहुत फेमस है, कि हमें हमारे टीचर ने बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ऑफिस आए, सुबह 10-11 बजे का टाइम था, दिसंबर का महीना था और 22 और 23 दिसंबर थी, क्रिसमस बहुत करीब था। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला, गाड़ी रोकी और उतरे और शेक हैंड किया स्वीपर के साथ, और उसको इन एडवांस जो है क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी। Oh my words, good, good. तो CCTV कैमरा लगे हुए थे। कैमरे में आ गया, MD ने उनको कॉल कर ली।
कि बुलाया अपने रूम में, कहा कि ये सर आपने क्या किया, हाँ ये सर चढ़ जाएंगे, ये लाहौर है, लाहौर में तो बड़ा वो जो होता है ना चौधरी वाला निज़ाम होता है। हाँ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, रंजीत जो सुनने वाले हैं आपके शो के, उनके लिए हाँ मैसेज है, बहुत बड़ा बिग मैसेज है। उसने कहा कि मुझ में और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, उसकी जॉब में और मेरी जॉब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे पैसे इसलिए ज़्यादा मिलते हैं कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और उसकी जिम्मेदारी कम है तो उसको उतने ही पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो दिस इज अ रिस्पेक्ट। सो जिम्मेदारी कमी पेशी हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ही इज अर्निंग रिस्पेक्टफुल अमाउंट। वो थोड़ा बड़ा तो देखा जाएगा, बट वो काम कर रहा है एंड ही डिलीवर्स। एब्सोल्युटली यस। पुट सम लाइट ऑन द वैल्यू व्हिच इज कमिटमेंट। कमिटमेंट के बारे में कुछ बात कीजिए। क्या है लेवल ऑफ कमिटमेंट? कोई केस स्टडी है वो बताइए, कोई एग्जाम्पल है वो ज़रूर शेयर कीजिए। कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही वाली बात, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जो चैलेंजेस हैं, वो समटाइम कमिटमेंट पूरी तरीके से नहीं आ रही होती है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, और आपका ईवीपी अगर वीक होगा तो कमिटमेंट नहीं होगी। इसी तरह से कि अगर एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच नहीं है और प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच है, तो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच भी होनी चाहिए, और बस दोनों का बैलेंस होना चाहिए, मिक्सर ऑफ द बोथ टू अप्रोचेस। बिल्कुल ऐसा ही। तो मतलब यानी कि एक बार आप एम्प्लॉय पे भरोसा करके तो देखो। वो साइमन सिनेक की एक बुक है, स्टार्ट विद वाई, और द लीडर हु ईट लास्ट। आई थिंक मैं थोड़ा सा नाम मिक्स कर रहा हूँ, है दोनों किताबें इसी की हैं वैसे, ठीक है। उसी रेफरेंस से एक बात करते हैं। देखो कि आप जब एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करें, आप उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा है, उसके 5 एग्जाम्स हैं, समझ लें मैथ्स है और इंग्लिश है और फिलॉसफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, इस तरह का एग्जाम्पल दिया। उसे का अज्यूम करते हैं कि आपका जो बेटा है उसके 4 स्ट्रेट एज हैं और एक कोर्स में उसने एफ लिया है, समझ लें मैथ्स में उसने एफ ले लिया। सो बीइंग अ फादर, व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप उसके वालिद साहब हैं, तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे ताकि उस बच्चे को उस मुसीबत से निकालें? यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर kick out that kid from the room. You are no more my son. You are a failure. You have been failed in the exams, and just because I'm feeling embarrassment, and I am breaking this relationship with you because you failed in the exams. The position number 1. दूसरा ये, बच्चे के साथ बैठेंगे, पूछेंगे बेटा 4 में A's आए, मैथ्स में से क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से तुम फेल हो गए? ऑफ कोर्स वो बच्चा आपसे थोड़ा सा अटैच्ड है, बात करेगा, वो अपने रीजंस बताएगा। शायद उसको मैथ्स की भाषा ही समझ नहीं आती, ऐसा हो सकता है। तो आप उसके साथ बैठेंगे, अगर आपको आती है तो मैथ्स खुद सिखाएंगे। फिर आप अपनी वाइफ से कंसल्ट करेंगे, यार देखो इसका मैथ्स का मुझे भी नहीं आ रहा, क्या हेल्प कर सकती हो? कहती है मैं आधा हेल्प कर सकती हूँ, आधा नहीं कर सकती। फिर आप क्या करेंगे? ट्यूटर ढूंढेंगे, या फिर कोई ना कोई ऐप ढूंढेंगे, या फिर ऑनलाइन कोर्स निकालेंगे, या टीचर जो पढ़ाता है उससे आप कुछ आवर्स एक्सपेंड करेंगे, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ताकि वो सारे मामलात आपके मैथ्स के जो स्कोर थे उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता कि एज एक एम्प्लॉई और बॉस, ये फादर और सन रिलेशनशिप, उसको वो बताए कि यहाँ तुमने गलती की, 4 अच्छे काम किए, लेट्स सिट टुगेदर, 1-to-1 बात करते, मसला हल करते हैं ना। अगर इस तरह का आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फुलेस्ट लेवल का कमिटमेंट आएगा। एंड आई अग्री विथ यू कि जो फुलेस्ट लेवल कमिटमेंट तभी आएगा जब आपका ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होगा, आपका ईवीपी स्ट्रांग होगा, तो मैं समझता हूँ लेवल ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा। जी, इसमें एक और ऐड करूँगा कि ह्यूमन कैपिटल के 2 एस्पेक्ट हैं, कैपिटल एसेट एज अ कंज्यूमर। तो एज अ कंज्यूमर अगर ले रहे हैं तो फिर वो नेगेटिविटी हो जाएगी कि एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, कि अगर एज ए एसेट ले रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी, वो वैल्यू ऐड करेगा, वो जो है पैशनेट होगा, इंथुसियास्टिक होगा, अपने गोल को अचीव करेगा, अपने टारगेट्स पूरे करेगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली यस। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन सर। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल हायरिंग जनरेशन Z? आप क्या समझते हैं सर? और मुझे लगता है हुसैन अडनवाला ने बड़ी अच्छी केस स्टडी दी होगी आपको, क्योंकि वो एक पावरफुल केस स्टडी देते हैं इसके हवाले से। मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल अमेजिंग टीचर है। मतलब बहुत कम टीचर होते हैं जो बहुत खूबसूरती से पढ़ाते हैं, उनमें से हुसैन अडनवाला साहब भी एक
खूबसूरती पढ़ाने वाले टीचर। एग्जैक्टली रंजीत, IBA की मैं ओवरऑल फैकल्टी की बात करूं कि इसमें कोई नो डाउट के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज़ हैं IBA की। हुसैन एंड वाला यस, कॉमन मैन उन्होंने हमें पढ़ाया, PMS उन्होंने पढ़ाया, बहुत केस स्टडी, बहुत एक्टिविटी कराई, नो डाउट। जहाँ तक जेंसी का काम है, आपका सवाल है, एज एन HR प्रोफेशनल हमारी जो जिम्मेदारी है रंजीत, वी शुड रिस्पेक्ट ट्रस्ट ऑल जनरेशन एट वर्क प्लेस। बिल्कुल सही। तो जेंसी दे आर इंटेलिजेंट, दे हैव पोटेंशियल, दे कम अप विथ न्यू इनोवेटिव आइडियाज ऑन द टेबल, बट थोड़ा सा एकेडमिया और थोड़ा एम्प्लॉयर, बिल्कुल सही, दोनों की जिम्मेदारी है। पहले मैं एकेडमिया पे बात कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ एकेडमिया की ये जिम्मेदारी है कि उनकी काउंसलिंग और मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एक्यूमेंट के बारे में उनको बताएं, उनको साथ केस स्टडी जो पढ़ाई जा रही है, उनके इंडस्ट्री के विजिट टूर्स और उनको जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हो वो रेलेवेंट हो, जिसमें वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, राइट। सेकंड, अच्छा 2 प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं और ये एड्रेस भी हुई है इन दी HR जो हमारा फर्टिलिटी उसमें देखी गई है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप आफ्टर 3 years अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 3 साल में जनरल मैनेजर बन जाऊँगा। वो कोई बोलता है मैं हेड ऑफ़ HR बन जाऊँगा, वो कहता है जी मैं मैनेजर फाइनेंस बन जाऊँगा। तो पेशेंस की कमी है नंबर 1। अच्छा, अगेन अगर उनसे पूछा जाए कि आप किस फील्ड को परसू करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। But no doubt they have a potential, they are intelligent. They are very high technology, हाँ, high tech mindset है उनका। मैनुअल काम करना पसंद नहीं करता है एजेंसी। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं जेन जी को कहाँ देखता हूँ, जेन जी ये इंटरेस्ट लेते हैं अगर कोई जेन जी HR की फील्ड में आपके टैलेंट मैनेजमेंट में आपको इंडेक्ट किया है आपने, तो अगर उस कंपनी में न्यू सॉफ्टवेयर नहीं है, सारे काम अगर मैनुअली हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनका एजेंसी का जो ग्रोन अप है वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एरा है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अगर आपके पास कोई LMS सिस्टम नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो कहेगा यार कैसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसी का दोस्त एक कॉल करेगा, उससे पूछेगा, आपस में कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तुम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? या मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे यहाँ तो ऐसा है, ये सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये डिजिटलाइजेशन है, और उसके यहाँ नहीं अगर हो रहा होगा तो वो डिमोटिवेट होगा। और तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिसी भी बहुत रीस्ट्रक्चरिंग, रीडिज़ाइन की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर मैं बात करूँ जेनजी के लिए, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक वर्क फ्रॉम होम पर बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। ये खास तौर पे लोकल फॉर्म में, तो भाई वर्क फ्रॉम होम इज अ न्यू नॉर्मल है। वही वाली बात कि ट्रस्ट और ट्रस्ट अगर क्रिएट हो जाए आपका एम्प्लॉय के, तो वर्क फ्रॉम होम में भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। तो आई डोंट नो क्यों व्हाई पीपल इस तरह से सोचते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम हम नहीं दे सकते। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड कर रहा होता है उनके बिजनेस पे कि वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते, बट वो EVP में अदर बेनिफिट वो इतने स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो मोटिवेट हो जाए आपका जो एम्प्लॉय है। तो एजेंसी को मौका मिलना चाहिए। और अगर हम इस तरह, अच्छा दूसरी बात ये कि अनदर थिंग्स के आप पॉलिसी फेयर हो, पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, या कोई कंटेंट राइटर की जॉब है उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं जेनजी, तो क्रिएटिव काम में बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और वो टाइम बाउंड काम नहीं करते, वो फ्लेक्सी काम करते हैं। तो आपके पास एसेट है। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, चलो मैं तो जेनजी नहीं हूँ, आप भी मेरे ख्याल से मिलेनियल्स हैं, हम भी आहिस्ता से यही तो चाहते हैं। हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। जो ऊपर बेबी बूमर्स बैठे हुए हैं, X and Y बैठा हुआ है, जब थोड़ा सा वो फेड आउट होगा, शायद मिलेनियल्स जेनजी को सपोर्ट करेगा, जो हम अभी बातें कर रहे हैं। आइए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं गुफरान साहब, और बात करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन पे, और मजे की ढेर सारी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट हम बहुत उधम और अमेजिंग होने वाला है। गुफरान साहब का जो आपने बड़ी मीठी अच्छी केस स्टडी पे बात की और रेफरेंसेस दिए, और मैं समझता हूँ कि ये रेफरेंसेस ही काम आते हैं। और मैं स्टूडेंट को ये पॉडकास्ट एज असाइनमेंट देता हूँ, घर जाएँ, इस पॉडकास्ट को सुने और 8 9 बुलेट्स बनाएं, क्लास में आके मुझसे शेयर करें व्हाट यू लर्न फ्रॉम दीस थिंग्स। आई थिंक दिस इज ओनली अ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म
जो थोड़ा सा बुक से हटके आपको बताता है कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मजीद क्वेश्चंस के हवाले से। थैंक यू एवरीवन।